हेलो माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग लाइव हैं। अभी आप लोग क्लास एंजॉय कर रहे थे। एफडी बीएमडी, हाँ, मैकेनिक्स, सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल आप पढ़ रहे थे। अब जो है क्लास लेके मैं आ गया हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स का। क्लासेस शानदार चल रही हैं, आप लगातार उससे लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, शेयर करते रहिए। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार कुछ थम्स अप करके बता दीजिए कि आप सब लोग आ गए हैं, ताकि मैं अपनी क्लास शुरू कर सकूं। फ्लूइड मैकेनिक्स या हाइड्रोलिक्स हम लोग पढ़ेंगे। गुड इवनिंग सूर्य प्रकाश, गुड इवनिंग विकास, गुड इवनिंग शिवदत्त राव, गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन। गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। एक बार सब लोग लाइव आ जाइए। थम्स अप आने लगे हैं, इसका मतलब सब लोग लाइव आ गए हैं। चलिए, लाइव सब लोग आ गए हैं तो हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग नए हैं वो जानते हैं कि हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं फ़िलहाल। और यूट्यूब पे ये हमारा फ्री बैच है। यूट्यूब पे आपको ये बैच बिल्कुल फ्री मिलता है, इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है और ये एकदम फ्री बैच है। और फ्री से ज़्यादा अच्छी बात है कि ये कंप्लीट बैच है, इसमें कुछ छोड़ा नहीं जाएगा। गुड इवनिंग दिनेश, गुड इवनिंग विकास। कुछ भी आपको हम छोड़ेंगे नहीं, हर एक सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। थोड़ा बहुत ज़्यादा जितना भी कवर करना होगा, जिस सब्जेक्ट का जो भी वेटेज है उस वेटेज को ध्यान में रखते हुए वी विल कवर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, वी विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक, वी विल कवर ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसोसिएटेड विद दैट सब्जेक्ट एंड दैट टॉपिक। तो कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं, वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग माय डियर फ्रेंड्स। अभी सामने जो एग्ज़ामिनेशन है यूपी आर्विनल है, अगर देखा जाए तो मैकेनिकल के लिए, और DFCCIL है सिविल के लिए। कुछ दिन पहले मैंने आपसे वादा किया था और बताया भी था, आपको इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि हम लोग टेस्ट सीरीज़ लेके आ रहे हैं, टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ लेके आ रहे हैं, टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ भी लेके आ रहे हैं। टेस्ट हम किसके लिए ले आ रहे हैं? मैकेनिकल में हम टेस्ट लेके आ रहे हैं UPRVUNL के लिए, और सिविल में हम टेस्ट लेके आ रहे हैं DFCCIL के लिए। और ये टेस्ट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट शुरू हो जाएंगे। हाँ, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो सब ऑनलाइन वाले सारे बच्चे मिलने आएंगे हमसे, ये वादा है। ठीक है, यही ज़मानत है तुम लोग की, कि तुम लोग को यहाँ मिलने आना पड़ेगा एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद। तो टेस्ट भी जल्दी शुरू होने वाला है। आज हम लोग की टेस्ट की प्लानिंग पूरी हो गई है, और टेस्ट की प्लानिंग ये हुई है कि मैकेनिकल के बच्चों को यूपी आर्विनल के हिसाब से स्टैंडर्ड टेस्ट, और सिविल के बच्चों को DFCCIL का स्टैंडर्ड टेस्ट हम लोग कराने वाले हैं। शुरुआत में हम टेस्ट सब्जेक्ट वाइज कराएंगे, और आगे इसको हम जो है सब्जेक्ट वाइज के साथ साथ फिर हम इसको फुल लेंथ टेस्ट भी कराएंगे। ये टेस्ट आपको हमारे मेक माई करियर के ऐप पे मिलेंगे, इसलिए ऐप आप ज़रूर डाउनलोड करिएगा। फिर सर मिठाई खिलाएंगे, बिल्कुल मिठाई खिलाऊंगा मैं, ठीक है ना। इलाहाबाद तुम लोग आ जाना, मिठाई खिलाने की जिम्मेवारी मेरी, पढ़ाना मेरी जिम्मेवारी और मिठाई खिलाना मेरी जिम्मेवारी। पढ़ना तुम्हारी जिम्मेवारी और सेलेक्ट होना तुम्हारी जिम्मेवारी, ठीक है। तो टेस्ट की इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ये और भी अपने दोस्तों को दे दीजिए। जो लोग क्लास नहीं करते हो, उन्हें क्लास ज़रूरी न भी लग रही हो, अगर उन्हें लगता है कि टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो टेस्ट दे सकते हैं। यूपी आर्विनल और DFCCIL का फ्री टेस्ट सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं, फ्री है और फ्री है। उसके बाद भी आप उसका लेवल देखिएगा, हर एक क्वेश्चन पर प्रॉपर रिसर्च होता है। अलग से हमारे पास टीम है जो टेस्ट पेपर्स बनाती है, उसके बाद हमारे फैकल्टी टीम बैठ के उसको रिव्यू करती है, जज करती है, फिर वो आप तक पहुंचाया जाएगा। जिस भी एग्जामिनेशन की हम टेस्ट सीरीज कराएंगे उस एग्जामिनेशन के पैटर्न को पकड़ के चलेंगे, उसे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए सूचना थी। बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगा। शुरुआत के 3 से 4 टेस्ट के सब्जेक्ट बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएंगे, कल या परसों अनाउंस हो जाएगा कि मैकेनिकल में कौन से सब्जेक्ट के टेस्ट पहले होने वाले हैं और सिविल में कौन से सब्जेक्ट के टेस्ट पहले होने वाले हैं। 1-2 दिन में अनाउंस कर दूंगा मैं आपको, उसका डेट भी अनाउंस हो जाएगा।
लेकिन उन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेक माई करियर का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इस ऐप को ध्यान से देख लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, इसे डाउनलोड करिए, टेस्ट यहीं ऐप पे ही होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट कर रहे हैं? जैसे ही शासन अलाउ करता है, शासन प्रशासन हमें आदेश देता है कि हम क्लासेस चला सकते हैं, ठीक वैसे ही हम लोग ऑफलाइन क्लासेस भी अपने इलाहाबाद सेंटर पे शुरू करने वाले हैं। आगे की हमारी प्लानिंग है कि हम ऑफलाइन सेंटर कई सारे शहरों में चलाएंगे, ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन इलाहाबाद सेंटर पे ऑफलाइन क्लासेस आपको यथाशीघ्र प्रशासन का आदेश आता है, आपको उस क्लासेस मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। तो आइए बच्चों देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं। और फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रैक्टिस सेशन में हम लोग किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? फिलहाल हम किस टॉपिक को लेके चल रहे हैं? इस समय जो हमारा टॉपिक है वो है बायोंसी एंड फ्लोटेशन। बायोंसी एंड फ्लोटेशन, बायोंसी एंड फ्लोटेशन पे सवाल कहाँ कहाँ से आते हैं? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आते हैं। आर्किमिडीज वो वैज्ञानिक जिसने हमें तैरने डूबने का सिद्धांत बताया, जो जब नहाने जा रहा था तो वो बाथटब में गया, बाथटब में जब गया तो पानी बाहर आया, तो आर्किमिडीज बाहर निकल आए सड़क पे, यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए कि मैं जान गया, मैं जान गया। क्या जान गए वो ये जान गए थे कि जब किसी वस्तु को हम डुबाते हैं, किसी बॉडी को हम डुबाते हैं पानी में, तो बॉडी द्वारा हटाए गए द्रव का भार बॉडी के भार में आई कमी के बराबर होता है। वहाँ पर एक फोर्स काम करता है जिसे अब थ्रस्ट कहते हैं, जिसे बायोंड फोर्स कहते हैं। तमाम सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, ठीक है, बेसिक बातें हैं, ठीक है, बेसिक बातें हैं। तो आर्किमिडीज पे क्वेश्चन आता है। आर्किमिडीज के अलावा क्वेश्चन आता है सबमर्ज बॉडी और फ्लोटिंग बॉडी की स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आता है, वो हमने डिस्कस कर दिया है। इसके अलावा क्वेश्चन आता है शिप पर पिचिंग और रोलिंग पे क्वेश्चन आता है, शिप की स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आता है, टाइम पीरियड पे आता है, फ्रीक्वेंसी पे आता है, कंफर्ट पे आता है। तमाम सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस करी भी थी। आज हम फिर उन्हीं कुछ प्रश्नों को लेके बढ़ेंगे। आज के क्लास में 2-3 सवाल बहुत अच्छे हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं 2 से 3 सवाल ऐसे आपको सिखाऊं जो बहुत ही शानदार सवाल हों, जिससे आप कुछ कॉन्सेप्ट सीख पाओ। कन्वेंशनल क्वेश्चन जो होते हैं, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट आप उन्हीं से सीख सकते हो। छोटे से क्वेश्चन से आप कुछ कॉन्सेप्ट नहीं सीख सकते हो, राइट। तो आज की क्लास में ऐसे सवाल मिलेंगे आपको जहां आपको पढ़ के मज़ा आने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल भी अच्छा सवाल है, कई बार आया है ये। सतीश कुमार पटेल कह रहे हैं नमस्ते सर जी। नमस्ते सतीश कुमार पटेल जी। कोचिंग बेटा जैसे ही प्रशासन आदेश करेगा कोचिंग हम लोग खोलेंगे। अभी शासन प्रशासन का आदेश नहीं है, इसलिए ऑफलाइन सेंटर अभी हमारे नहीं ओपन है। जैसे ही गवर्नमेंट हमें अलाउ करेगा हम अपने इलाहाबाद सेंटर पे क्लासेस स्टार्ट करेंगे। चलिए आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ध्यान से सुनिए जरा क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस के आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। ट्रिकी है बहुत, क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन ट्रिक है। चलिए अटेम्प्ट करिए, ट्राई करिए, आप बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, कैसे लगाएंगे क्वेश्चन को। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। कह रहा है व्हाट एक्सेलरेशन, कह रहा है व्हाट एक्सेलरेशन would cause the free surface of a liquid contained in an open tank moving in a horizontal track to dip by 45। मतलब कोई इस तरह का टैंक है, इस तरह का ओपन टैंक है, इस तरह का ओपन टैंक है, ठीक है ना। क्या कह रहा है आपसे कि इसमें पानी है, ओपन टैंक में क्या है, पानी है। कह रहा है पानी है और ये ए एक्सेलरेशन से, किसी एक्सेलरेशन से, ये एक्सेलरेशन मान लिया कि ए एक्सेलरेशन से ये आगे की तरफ जा रहा है। जो टैंक है ये एक्सेलरेशन ए से क्या हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। और ये इस तरह जा रहा है कि इसमें जो एंगल बन रहा है, ये इस तरह जा रहा है कि इसमें जो एंगल बन रहा है उस एंगल की वैल्यू कितनी है, जो एंगल बन रहा है उस एंगल की वैल्यू कितनी है, ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल की वैल्यू कितनी है, इस एंगल की वैल्यू है 45। ये कह रहा है
तो कह रहा है कि ए की वैल्यू बताइए। आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है ए की वैल्यू बताइए। गुड इवनिंग सोमी, गुड इवनिंग रामचंद्र, गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स। आज लाइव लर्नर की संख्या थोड़ी सी कम है, शेयर वेयर करिए, बढ़ाइए, ठीक है ना। खैर, जितने भी लोग लाइव हैं सबके सब सेलेक्ट होने जा रहे हैं, उन्हें कोई सेलेक्ट होने से रोक नहीं सकता। आपकी जो भी एग्जामिनेशन आएगा फोड़ देंगे आप लोग। अच्छे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है, ठीक है। अब बताइए भाई, इस सवाल का जवाब देते हैं, आइए करते हैं ट्राई। कह रहा है कि वो एक्सेलरेशन की वैल्यू बताइए, वो कितना एक्सेलरेशन होगा कि ये जो आपका टैंक है, ये जो ओपन टैंक है, ये ओपन जो टैंक है, कह रहे हैं कितने एक्सेलरेशन से आगे बढ़े कि एंगल 45 बने। अब देखो ए जो है इधर काम कर रहा है और नीचे क्या काम करेगा? जी काम करेगा। बोलो भाई, ए ऊपर काम कर रहा है और नीचे क्या काम करेगा? नीचे जी काम करेगा। अब देखो ए ऊपर है, जी नीचे काम कर रहा है, तो अगर यहां पे आप tan थीटा निकालना चाहें, अगर आप यहां पे tan थीटा निकालना चाहें तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? बोलो भाई, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं। अगर आप यहां tan थीटा की वैल्यू निकालिए तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? a बाई जी ना। tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? a बाई जी। थीटा की वैल्यू 45 दिया है, थीटा इज इक्वल टू 45 दिया है, a की वैल्यू पूछा है, तो tan 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a बाई जी। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा a बाई जी। यहाँ से अगर आप निकालोगे तो a की वैल्यू g के बराबर होनी चाहिए। यानी अगर a की वैल्यू g के बराबर हो जाए, अगर a की वैल्यू g के बराबर हो जाए, यानी सी पार्ट इसका आंसर होगा। अगर a की वैल्यू g के बराबर हो जाए, अगर a की वैल्यू g के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ये ओपन टैंक है, इसमें जो ये पानी भरा हुआ है, वो 45 डिग्री बना करके 45 डिग्री बना करके मूव करेगा, ठीक है ना। तो एंगल 45 कब बनेगा? एंगल 45 तब बनेगा जब एक्सेलरेशन a की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g के बराबर हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है ना, ट्रिकी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है जो पहली दफा देखो तो समझ में नहीं आता कि करना क्या है इसमें, और क्वेश्चन में एक नयापन भी है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने शायद कम देखे होंगे, आई एम श्योर देखा होगा आप लोगों ने, पढ़ने वाले बच्चे हैं आप लोग, लेकिन कम देखा होगा, ठीक है। अपेक्षा के ऐसे क्वेश्चन कम मिलते हैं। तो एक अच्छा सवाल है, कई सारे एग्जामिनेशन में आया है और आपकी परीक्षा में इसकी आने की खूब संभावनाएं हैं। खासतौर पे यूपी आर्विनल जिस तरह का एग्जाम है, वहां पे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो उस एग्जाम के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए कि ऐसे क्वेश्चन की मुलाकात आपको एग्जामिनेशन हॉल में होने वाली है। कॉन्सेप्ट बेस है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ अ पैसेंजर शिप इज केप्ट लोअर। कह रहे हैं पैसेंजर शिप है और पैसेंजर शिप की जो मेटासेंट्रिक हाइट है, इट इज केप्ट लोअर, उसे कम रखा जाता है या कम रखा गया, देन ऑफ अ नवल शिप और कार्गो शिप, बिकॉज। मैंने आपको कल बताया था ना, कल मैंने आपको बताया था कि इसका कारण क्या है। इसका कारण क्या है, आइए समझते हैं, आइए समझते हैं, फिर आएंगे हम लोग इस पे। देखिए शिप जो है ना, जो शिप आपकी वार शिप होती हैं, या जिनको आप बैटल शिप कहते हो, जो आपकी बैटल शिप हैं, यहां पर बैटल शिप में ना स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां कंफर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आपकी पैसेंजर शिप होती हैं, या इन पैसेंजर शिप्स में क्या इंपॉर्टेंट होता है? कंफर्ट इंपॉर्टेंट होता है, कंफर्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो कंफर्ट हमें ज्यादा चाहिए। अब कंफर्ट हमें ज्यादा चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? आइए बात को समझते हैं। हमने बताया था
कि स्टेबिलिटी को कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी लो होगा और थोड़ा सिंक होगा सर, बस बिल्कुल सही बात है। अब देखिए यहां पे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर मेटासेंट्रिक हाइट को कम कर दें, अगर मेटासेंट्रिक हाइट को कम कर दें तो काम चल जाएगा इनका, कह रहे हैं। तो मेटासेंट्रिक हाइट को कम करते क्यों हैं, जरा समझते हैं। मेटासेंट्रिक हाइट को कम करते क्यों हैं, ये बात समझते हैं जरा। देखिए आप जानते हैं कि t इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट में k अपॉन जी इंटू जी एम, यानी t इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/gm के। तो अगर आप gm को कम करेंगे, ध्यान से देखिए, अगर gm को कम करेंगे तो t बढ़ेगा, gm को कम करेंगे तो t बढ़ेगा, और t बढ़ेगा तो n घटेगा। ध्यान से समझिए बात को। अगर gm, इस सवाल में यही कह रहा है, इस सवाल में कह रहा है, इस सवाल में क्या कह रहा है, इस सवाल में कह रहा है कि अगर हम मेटासेंट्रिक हाइट को कम कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है। अगर मेटासेंट्रिक हाइट को कम कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है, क्या कारण है, देखिए कारण यह है कि अगर हम मेटासेंट्रिक हाइट को कम करेंगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, जिससे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन घटेगा, यानी जहाज जो है फ्रीक्वेंसी कम करेगी, यानी इस तरह से जहाज नहीं जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जब घटने का मतलब है टाइम पीरियड बढ़ेगा। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब है कि जहाज इस तरह से जा रही ना, ज्यादा टाइम ले रही है एक रोटेशन में, और फ्रीक्वेंसी जैसे ही कम हुआ, जब जहाज में फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा तो उस समय क्या हो जाएगा, कंफर्ट आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कुल मिलाकर के उद्देश्य क्या है, कंफर्ट बढ़ाना। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना होना चाहिए ना। उद्देश्य क्या है, कंफर्ट बढ़ाना, और कंफर्ट बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको दिमाग में रखना है कि आप चाहते ये हैं कि कंफर्ट बढ़े, और कंफर्ट बढ़ाने के लिए फ्रीक्वेंसी को घटाना पड़ेगा, और फ्रीक्वेंसी घटाने का तरीका है कि टाइम पीरियड बढ़ जाए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में ये रिश्ता होता है ना, आप जानते हो, t इज इक्वल टू 1/n या n इज इक्वल टू 1/t। समझ में आए तो थम्स अप करके बताओ, बात समझ में आ रही है ना, कि अगर कंफर्ट को बढ़ाना है तो फ्रीक्वेंसी घटानी पड़ेगी, टाइम पीरियड बढ़ाना पड़ेगा, और टाइम पीरियड अपने आप बढ़ता है अगर gm घटेगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, अपरेंट वेट विल इंक्रीज, अदरवाइज इट विल बी अ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इट विल डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोलिंग। आई थिंक सेकंड का आंसर क्या होना चाहिए, सेकंड का आंसर होना चाहिए सी पार्ट। सेकंड का आंसर सी पार्ट होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रोलिंग कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बताओ, 3 का आंसर बताओ। थ्री क्या है, इफ बी is the center of buoyancy, G is the center of gravity, and M is the metacenter of the floating body, the body will be in the stable equilibrium। मैं इस सवाल को कई बार करा चुका हूं, हर बार मैं कहता हूं कि इस सवाल को आप कैसे करेंगे। यहां पर M होता है, यहाँ पे G होता है, और यहाँ पे B होता है, और स्टेबिलिटी की कंडीशन हम 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहली कंडीशन क्या कहती है कि GM की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन हमें क्या कहती है कि BM की वैल्यू GM से बड़ी होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन हमें क्या कहती है, बताइए भाई, तीसरी कंडीशन हमें क्या कहती है। एक हो गया कि GM की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, दूसरा BM इज ग्रेटर देन GM होना चाहिए। और बताइए तीसरी कंडीशन, मैंने बार बार बताया है, मैंने कई बार जिक्र किया है। तीसरी कंडीशन बताओ, तीसरी कंडीशन ही सवाल का आंसर है। क्या होना चाहिए, M इज एबव G, ठीक है ना। तो यहां पे तीसरी कंडीशन ही सवाल का आंसर है, M इज एबव G, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का D पार्ट, थर्ड का D पार्ट। इस तीनों के बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा, सारे सवाल इन्हीं तीनों के अंदर ही रहेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए आंसर, 4 का आंसर बोलिए। 4 के बाद 5 आने वाला है। 5 एकदम धमाकेदार सवाल है,
मज़ा आ जाएगा सवाल लगा करके 5 जब लगाओगे, ठीक है ना। तो एकदम बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाइए, 5 आपके सामने आने वाला है। जब तक 5 नहीं आ रहा है, 4 का आंसर बताइए क्या होगा। 4 का आंसर बताइए क्या होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी। फ्लोटिंग बॉडी के स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है। मेटासेंट्रिक कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नहीं, ये तो न्यूट्रल के लिए होता है। द मेटा सेंटर इज एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 4 का है बी ऑप्शन। सी देखते हैं क्या दिया है। द मेटा सेंटर इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गलत है। द सेंटर ऑफ बायोंसी, सेंटर ऑफ बायोंसी का मतलब ही नहीं अगर फ्लोटिंग बॉडी की बात कर रहा है तो। अगर फ्लोटिंग बॉडी की कंडीशन में सेंटर ऑफ बायोंसी की बात कर रहा है तो अतार्किक बात कर रहा है, तर्क ही गलत है इसका। तो भैया लोग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए तैयार हैं सब लोग, एकदम दिल थाम के बैठ गए हैं। 5 आएगा तो मज़ा आ जाएगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 इतना आसान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लगाते हैं। सवाल को ध्यान से पढ़िए, मैं बोर्ड से साइड हट जा रहा हूं क्योंकि पूरा सवाल पहले पढ़िए। अभी भूल जाइए कि ऑफलाइन कोचिंग नहीं है, ऑनलाइन कोचिंग है, आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। झटपट से सवाल का आंसर नहीं आएगा, विस्तार में सवाल से को पढ़िए, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िए, क्या चीज़ क्या क्या दिया है कहीं नोट करिए, गिवन लिखिए, फिर मैं स्क्रीन पे आऊँगा तो उसको सॉल्व कराऊंगा। एक बार मुझे हटना पड़ेगा ताकि आप पूरा पढ़े सवाल को, ध्यान से पढ़िए पूरा सवाल, एक एक लाइन ध्यान से पढ़िए। ठीक है ना, एक एक लाइन ध्यान से पढ़िए, तब सवाल में लगवाना शुरू करता हूं। पहले पूरा सवाल पढ़िए ध्यान से। अ फ्लोट ऑफ क्यूबिकल शेप हैज साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर। द फ्लोट वाल्व टचेस द वाल्व सीट टू हैव अ फ्लो एरिया ऑफ 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एज शोन इन द फिगर। अच्छा भाई, क्या कह रहा है तो ये कह रहा है कि इफ द प्रेशर ऑफ वाटर इन द पाइपलाइन इज 1 बार, पाइपलाइन में वाटर का प्रेशर कितना है 1 बार, द राइज ऑफ वाटर लेवल h इन द टैंक टू एडजस्ट द स्टॉप टू जस्ट स्टॉप द वाटर फ्लो विल बी। बताओ पूरी बात समझ में आ रही है। सवाल को ध्यान से पढ़ने वाले लोग बता पाएंगे कि पूरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इस स्लाइड को हटाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ लोगों को तो हवा ही नहीं लगा कि सर ये क्या आ गया। ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में आएंगे बच्चों और आप कंफ्यूज होंगे। अगर एक कठिन सवाल आ गया एग्जामिनेशन में, अगर एक कठिन सवाल एग्जामिनेशन में आ गया और आपने तुरंत आंसर लगा लिया, आपने सवाल को सॉल्व कर लिया, तो कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे हो जाता है और फिर उस एग्ज़ाम को देने का, करने का, पास करने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। और एक सवाल अच्छा आया और आप नहीं कर पाए तो फिर उसको करने के चांसेस बहुत घट जाते हैं। इसलिए अच्छे सवालों को ज़रूर लगाइए। देखिए कह क्या रहा है, कह ये रहा है कि यहाँ से पाइपलाइन आ रहा है, कह ये रहा है कि यहाँ से पाइपलाइन आ रहा है और पाइपलाइन पे यहाँ क्या लगा हुआ है, फ्लोट लगा हुआ है। पहले सवाल की तह में जाइए, सवाल को पूरा समझिए। यहाँ से पाइपलाइन आ रहा है और यहाँ पे एक बच्चे ने जवाब भी दिया है। ठीक है, देखते हैं क्या आएगा बेटा, मुझे नहीं पता है, सवाल लगाएंगे देखेंगे क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक फ्लोट वाल्व लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ फ्लोट वाल्व लगा हुआ है। यहाँ पे एक फोर्स आएगा, ये फोर्स होगा FB। नीचे से एक फोर्स आ रहा है, फोर्स ऑफ बायोंसी।
और ऊपर से जो प्रेशर मेंटेन है पाइपलाइन में, इस प्रेशर के कारण भी तो एक फोर्स आएगा। बोलो भाई, एक फोर्स यहां पे आएगा, तो एक फोर्स नीचे से आ रहा है और एक फोर्स ऊपर से आ रहा है, और इन्हीं दोनों फोर्सेस को बैलेंस करना है। इन्हीं दोनों की बैलेंसिंग से ही सवाल लग जाएगा। सवाल समझ पाए? सवाल में पूछ क्या रहा है, बात पकड़ पाए? व्हाट इज आस्किंग इनसाइड द क्वेश्चन? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये बात समझे कि नहीं आप लोग? बोलो भाई। अगर हम निकालना चाहें फोर्स ऑन द वाल्व फ्रॉम पाइपलाइन, अगर हम पाइपलाइन से वाल्व पर फोर्स निकालना चाहें तो उसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? फोर्स ऑन द वाल्व ऑफ अ पाइपलाइन, अगर हम पाइपलाइन पर फोर्स निकालें तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? क्या होगी? प्रेशर इनसाइड पाइपलाइन मल्टीप्लाइड बाय एरिया। किसका एरिया लेंगे? बोलो भाई। तुम लोग का कुछ कमेंट नहीं आ रहा है, फ्रीज है बिल्कुल स्क्रीन। किसका एरिया लेंगे? एरिया ऑफ वाल्व सीट, एरिया ऑफ वाल्व सीट। पूरा सवाल मैं लगवा रहा हूं क्योंकि मेरा उद्देश्य है इस कॉन्सेप्ट को सिखाना, सवाल को सिखाना नहीं। सवाल तो बदल जाएगा ना, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। किसी भी एग्जामिनेशन में सवाल भले रिपीट ना हो, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। बोलिए, इतनी बात समझ में आ रही सबको कि हमें क्या करना है? हमें करना ये है कि सबसे पहले देखिए एक फोर्स यहाँ, ये देखिए इसमें पाइपलाइन में प्रेशर है ना, पानी इस प्रेशर से आ रहा है, तो पाइपलाइन में एक प्रेशर है, तो एक प्रेशर के कारण हमें एक फोर्स मिल जाएगा। तो फोर्स ऑन द वॉल फ्रॉम पाइपलाइन हम निकाल लेते हैं। और एक आपका FB मिल रहा है, FB मतलब बायोन फोर्स मिल रहा है। दोनों के बीच लड़ाई चल रही है, दोनों को बैलेंस कर देंगे, वहीं से H निकल के आ जाएगा। ठीक है ना? बोलो भाई। आप लोग थम्स अप करके बताइए कि यहां तक बात समझ में आ रही। बहुत कठिन लग रहा है क्या? कठिन है, ठीक है ना? जिनको कठिन लग रहा है, जिनको कठिन लग रहा है उनकी स्थिति बेहतर है, क्योंकि वो कम से कम पहचान तो रहे कि कठिन सवाल है। सवाल कठिन लगना भी अपने आप में इस बात का सूचक है कि आपको कम से कम इतना तो पता है कि कॉन्सेप्ट कठिन क्या है, सरल क्या है। कितनों को तो पता ही नहीं कठिन क्या है, सरल क्या है, वो अपने आप में मस्त रहते हैं। एक बार कमेंट करके बताइए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए जरा सवाल को पढ़िए। कह रहा है द फ्लोट ऑफ क्यूबिकल शेप है साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर, द वाल्व जस्ट टचेस द वाल्व सीट टू हैव अ फ्लो एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर as shown in the figure. The pressure of water in the pipeline is 1 bar. प्रेशर की वैल्यू कितनी है? जिस प्रेशर से ये आ रहा है इसकी वैल्यू कितनी है? 1 बार। कितनी है? 1 बार। 1 बार को आप क्या लिख सकते हैं? 10 to the power 5 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। हाँ, अभी वेरी हार्ड एक लड़के ने लिखा है वेरी हार्ड। वेरी हार्ड नहीं है भैया, बहुत आसान है। अभी इसको बहुत आसान करेंगे। तो 1 बार मतलब 10 to the power 5। और एरिया कितना दिया है? देखो एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को जब चेंज करोगे तो 0.5 इंटू 10 to the power -4 आ जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू हो गई। ये हमने कौन सा फोर्स निकाला? ये हमने निकाल लिया 10 to the power 5 इंटू 0.5 इंटू 10 to the power -4। ये जो फोर्स आया इसको सॉल्व करोगे तो मुझे लगता है 5 न्यूटन का आंसर आएगा। 5 न्यूटन वो फोर्स है जो प्रेशर जो पाइपलाइन में है वो फोर्स 5 न्यूटन लगा रहा है। बोलो यार, पाइपलाइन से जो प्रेशर आ रहा है वो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और इसको बैलेंस कौन कर रहा है? फोर्स ऑफ बायोंसी FB। तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। पहले इतनी बात समझ आई, एक बार पूरा देख लो, नोट कर लो, एक बार इसको देख लो, नोट कर लो। आप लोग देख लिया होगा मुझे लगता है आप लोगों ने। अब देखिए जरा, अब हम क्या करें? फोर्स ऑफ बायोंसी निकाल लें जरा।
अब बताओ फोर्स ऑफ बायोन्सी कितना आएगा, ये आएगा एफ बी, और एफ बी इज इक्वल टू होता है रो जी वी, रो जी, और वी को आप क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एच। आपसे एच पूछा है ना, आपसे एच पूछा है। अब देखो इसको इक्वेट कर दो 5 के साथ, 5 जो आया था इसको इक्वेट कर दोगे, इसको 5 के साथ इक्वेट कर दो, अपने आप एच की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। चलिए देखते हैं हम लोग क्या करें, F इज इक्वल टू एफ बी कर देते हैं। अगर ऐसा कर देंगे तो 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो जी ए इंटू एच। बोलो यार, ये बनेगा रो जी ए इंटू एच। बोलो भाई, तो देखो रो की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू कितनी है 1000, जी की वैल्यू कितनी है 10 मान लेते हैं, ठीक है ना, 9.81 होती 10 मान लेते हैं। एरिया की वैल्यू कितनी है, और एच तो निकालना ही है। एरिया की वैल्यू पुट करने में भी कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, कुछ लोग एरिया की वैल्यू भी सही सही पुट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं पुट कर पाते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं कर पाते। एक साइड 10 सेंटीमीटर दिया है ना, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -2, ठीक है ना। 10 सेंटीमीटर की साइड है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब चेंज करोगे मीटर में तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -2। इसको सॉल्व करके h की वैल्यू निकाल लो, इसको सॉल्व करके h की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकलेगा, देखो 10 टू द पावर -2 है तो यहां से ये काटोगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। h की वैल्यू हो जाएगी 5/100 मीटर, h की वैल्यू आ जाएगी 5/100 मीटर, और 5/100 मीटर को क्या लिख सकते हो 5 सेंटीमीटर। कितना प्यारा सवाल है, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, और कितना दिमाग लगवा रहा है। सवाल देखिए, सबके बस की बातें नहीं है सवाल लगाना। कुछ लोग तो डर के भाग जाएंगे, लेकिन जो डर के नहीं भागेगा ना वही सेलेक्ट होगा। क्योंकि बच्चों ना बात सवाल की नहीं है, बात एक सवाल की नहीं है। ऐसा नहीं कि ये सवाल जिन लोगों ने लगा लिया उनको कोरोना की वैक्सीन लग गई कि उनको कोरोना नहीं होगा। आप कोरोना की वैक्सीन लगवाते हैं ना, क्या कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन कोरोना की वैक्सीन लगाने के बाद, वैक्सीनेटेड होने के बाद आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। कोविड होगा नहीं, होगा तो लड़ने की क्षमता ज़्यादा है, आप बच जाओगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। या जिनकी लड़ने की क्षमता ज़्यादा थी उन्हें दिक्कत नहीं आई कोविड होने के बाद भी। तो व्हाट आई एम डूइंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपका इम्यूनिटी बढ़ा रहा हूं इन द टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट। अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे सवाल आपको एग्जाम नहीं क्रैक करा सकते। एग्जाम क्रैक कराने में सिर्फ अच्छे सवालों का रोल नहीं है, कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, सवाल भी आने चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, आप अच्छे परफॉर्मर होने चाहिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स, लक काम करना चाहिए। तो केवल एक सवाल लगा लेने से ना, जिसने ये सवाल लगा लिया वो रामबाण हो गया, वो आज जाए बिल्कुल, ठीक है ना, वो बिल्कुल सीने पे लिखवा ले अपने कि अब तो हमें कोई रोक नहीं सकता एग्जाम क्रैक करने से। ऐसा नहीं है। एक अच्छा सवाल लगा लेने से आप एग्जाम नहीं क्रैक करोगे, लेकिन अच्छे सवाल लगा लेने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आप एग्जाम क्रैक करने के करीब पहुंचोगे, आप सवालों से घबराओगे नहीं, आपको कॉन्सेप्ट पचने शुरू होंगे, डाइजेस्ट होने शुरू होंगे। अभी तो क्या है कि अच्छे कॉन्सेप्ट तो उल्टे हो जाते हैं ना, पचते ही नहीं है पेट में, कभी पढ़ा ही नहीं है। समझ पा रहे हो? तो अच्छे सवाल इसलिए लगाने हैं, इसलिए नहीं लगाने हैं कि एक अच्छा सवाल लगा तो अब तो हम भैया शक्तिमान हो गए। अब शक्तिमान नहीं बनेंगे आप, लेकिन अच्छे सवाल लगाने से आप कॉन्सेप्ट सीखना शुरू करेंगे। तो देखिए सवाल क्या कह रहा था, सवाल जो भी कह रहा था उस पूरे सवाल का जो सार था वो यही था कि यहाँ पे पाइप से पानी आ रहा है, और पानी आ रहा है तो किसी प्रेशर के साथ आ रहा होगा। यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है, ये वाल्व कितना शिफ्ट हो कि इसको बैलेंस करे। यहाँ पे फोर्स क्या आएगा, यहाँ पे एफबी फोर्स आएगा, यहाँ पे फोर्स आएगा ड्यू टू प्रेशर। इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, और इक्वेट करने के बाद हमने सोल्व किया। सोल्व करने के बाद आंसर आया 5 सेंटीमीटर। आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन। ठीक है ना, फॉलो कर पा रहे हैं आप? कॉम्पिटेंस डेवलप्ड, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डेवलप्ड। बिल्कुल, इफ यू आर कॉम्पिटेंट you may be confident or not may be confident, it does not matter a lot। अगर आप कॉम्पिटेंस हैं और कॉन्फिडेंस नहीं है, काम चलेगा।
लेकिन कॉम्पिटेंस ही नहीं है तो बहुत कॉन्फिडेंस होने का भी कोई मतलब नहीं है, ये जान लीजिए। तो अच्छा सवाल था 5 नंबर। जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, मुझे कॉल कर लीजिएगा, लेकिन जिनको समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए 6 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। आप लोग ना हमेशा आंसर बताते हैं ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। इस बार मुझे 6 में आंसर चाहिए। इसका आंसर क्या है? तुम लोग आंसर बनाने में एकदम माहिर हो। क्वेश्चन आया नहीं कि ए बी सी एकदम झड़ी लगा देते हो। अब मुझे चाहिए आंसर, केवल आंसर बताओ बस, और कुछ नहीं चाहिए। सही है गलत है मुझे कुछ जानना ही नहीं है, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा नहीं जानना है, केवल आंसर बता दो कि इस छठे में आंसर क्या है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर इन द क्वेश्चन नंबर 6? चलिए बताइए जरा। 6 का कैट, ग्रेविटी लाइज बिलो इट्स मेटा सेंटर। ओके, एक बच्चे ने कैट पे मोहर लगाया है, बाकी लोग बताएं, बाकी लोग बताएं। एक ने कैट कहा है, बाकी लोग बताएं। और जिसने कैट कहा है दीपक ने कहा है शायद ना, दीपक ने कहा है। दीपक एक बात पहले समझो, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज जहां लिखे होंगे या फ्रीली फॉलिंग जहां ऑब्जेक्ट लिखे होंगे, इट इज लाइक सबमर्ज्ड बॉडीज। जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो सबमर्ज्ड बॉडी की तरह होते हैं। अब भी क्या आपका जवाब सी पार्ट है? दीपक आप बताइए। मैंने आपको सूचना दिया कि फ्रीली फॉलिंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये सबमर्ज्ड बॉडी की तरह होते हैं। तो क्या अब भी आपका जवाब सी पार्ट है? जो लोग भी सी पार्ट कह रहे हैं उनको लिए मैं सूचना दे रहा हूं, ये एक सूचना है आपके लिए कि भैया जो फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी है, फ्रीली फॉलिंग जो बॉडी ऑब्जेक्ट हैं, ये सबमर्ज्ड बॉडी की तरह ट्रीट किए जाएंगे। तो क्या अब भी इसका आंसर सी आएगा? क्योंकि सबमर्ज्ड बॉडी के कंडीशन में, सबमर्ज्ड बॉडी की कंडीशन में जब हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं तो स्टेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं? स्टेबिलिटी हम बी और जी से निकालते हैं। मेटा सेंटर का तो कहीं रोल ही नहीं आता। और सी में क्या लिखा हुआ है? ग्रेविटी लाइज बिलो मेटा सेंटर। तो मेटा सेंटर कैसे आ गया? मेटा सेंटर का तो कोई रोल ही नहीं आता ना। अगर यहां लिखा होता सेंटर ऑफ बायोन्सी, अगर यहां सेंटर ऑफ बायोन्सी लिखा होता तब हम सी को सही आंसर कह सकते थे। अभी किसी ने डी लगा दिया, बायोन्सी लाइज बिलो द मेटा सेंटर। नहीं, गलत है। मेरा यह कहना है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज लाइक अ सबमर्ज्ड बॉडी, और सबमर्ज्ड बॉडी की स्टेबिलिटी में मेटा सेंटर का कोई रोल नहीं है। वहां हम सेंटर ऑफ बायोन्सी और जी से तय करते हैं। बात समझ में आया? तो यहां पे तो लिखा ही नहीं है वो बात। इस सवाल के सारे ऑप्शंस गलत हैं, अतार्किक हैं। बात समझ में आया? इस सवाल का कोई आंसर सही नहीं है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? किसी फ्रीलिंग फॉलिंग ऑब्जेक्ट का अगर आपसे कोई पूछे कि स्टेबिलिटी आप कैसे डिसाइड करेंगे, तो आप क्या बताओगे? हम कैसे डिसाइड करेंगे? हम डिसाइड करेंगे बी ऊपर और जी नीचे। ये है फ्रीलिंग फॉलिंग ऑब्जेक्ट का सेंटर स्टेबिलिटी। सर ऑप्शन में नहीं है, बिल्कुल सही। कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। एक ऑप्शन जो करेक्ट जैसा लग रहा है वो करेक्ट नहीं, वो अतार्किक है, वो सही नहीं है। अतार्किक नॉन रीजनेबल, सही बात नहीं बोल रहा, ठीक है ना। तो कभी भी इस तरह के सवालों में ध्यान रखिएगा कुछ गड़बड़ ना होने पाए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 लगाइए। 7 का आंसर क्या होगा बताइए। व्हाट इज द आंसर ऑफ 7? सेवन क्या है? द फोर्स ऑफ बायोन्सी इज डिपेंडेंट ऑन
किस पे डिपेंड करता है, पूछ रहा है किस पे डिपेंड करता है फोर्स ऑफ बायोंसी। एफ बी इज इक्वल टू क्या होता है, रो जी वी। वी क्या है, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो किस पे डिपेंड करता है बताओ, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। विस्कोसिटी से कोई मतलब ही नहीं है, विस्कोसिटी से कोई मतलब नहीं है, सरफेस टेंशन से कोई मतलब नहीं है, डेप्थ ऑफ इमर्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर ऑफ 7 इज ए पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, जाना पहचाना क्वेश्चन, कई बार आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 कई बार आपके सामने आ चुका है, कई बार इसका जवाब आप दे चुके हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि मेटासेंट्रिक हाइट कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस होती है, सीजी से डिस्टेंस होती है मेटा सेंटर तक की, ठीक है ना। मेटा सेंटर से लेकर के सीजी से लेकर के मेटा सेंटर की जो डिस्टेंस होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक हाइट। इसको mg/cg भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, खाली यहाँ g लिख सकते हैं, यहाँ m लिख सकते हैं। ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो कहलाती है मेटासेंट्रिक हाइट। द करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट, ठीक है ना। कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ थोड़े से लाइट क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन आपको ना प्रैक्टिस सिखाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लगाना कोई चैलेंज नहीं है, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि लगा के दिखाओ तो जाने। हाँ, एग्जामिनर जब इस क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है वो जान रहा है कि मैं इसे इस तरह से प्रस्तुत कर ही नहीं रहा हूं कि बच्चा लगा के दिखाओ तो जाने। वो जानता है बच्चा लगा ही लेगा। और जो अभी मैंने लगवाया वो क्वेश्चन वाल वाला, फ्लोटिंग वाल वाला, पाइपलाइन वाला, वो क्वेश्चन डाले ही इसलिए जाते हैं कि वो आपका दिमाग खराब करेंगे। जानते हो क्या होता है, होता यह है ना कि पहला ही क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट हो जाए, फर्स्ट क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट हो जाए, तो आपको ये फीलिंग आती है, आपको ये महसूस होता है कि पेपर बहुत टफ है, आज का पेपर बहुत टफ है, ये इस शिफ्ट वाला पेपर बहुत टफ है। अब टफ पेपर आ गया तो अब घबरा गए, आप घबरा गए ना, तो जो सरल सवाल हैं उनमें गलती करने के चांसेस बढ़ गए आपके। तो देयर आर a lot of things, बहुत सारी चीजें होती है, माइंड गेम होता है, आपको परेशान भी करना होता है। उस परेशानी में आप कैसे बाहर निकलते हैं, ठीक है, उन परेशानियों में आप कैसे बाहर निकलते हैं, उन परेशानियों में कितना आप कूल रह लेते हैं, इसी का तो टेस्ट है। टेस्ट सिर्फ इस बात का नहीं कि आप विषय में कितने अच्छे हैं, टेस्ट इस बात का है कि आप परेशानियों को हैंडल कैसे करते हैं। परेशानियां सबके जीवन में आती हैं। बड़ा आदमी कौन होता है, जो उनको हैंडल अच्छे से कर लेता है, और छोटा आदमी कौन होता है, जो उसी में लड़खड़ा जाता है। समझ में आया ना। क्योंकि आप जेई बनेंगे, एई बनेंगे, आपको जो डील करना है, आप पे दबाव पड़ेगा कि रोड में गड़बड़ डाल दो, सीमेंट मटेरियल, खराब रोड बनवा दो, नहीं तो गोली से उड़ा देंगे, ऐसा दबाव पड़ेगा, ऐसा दबाव पड़ेगा। उस दबाव को आप कैसे बर्दाश्त करते हैं, कैसे अपना काम भी करा लेते हैं और दबाव मानते भी नहीं हैं और घूस भी नहीं लेते हैं। तो ये जो है ना, इसी को तो हैंडल करना है, इसी प्रेशर को हैंडल करने का नाम ही एग्जामिनेशन है। उन्हें आपसे फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ी लगवाना है, आर्किमिडीज थोड़ी लगवाना है, उन्हें आपसे फील्ड में काम कराना है। दीपक कह रहे हैं सर आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक्सपीरियंस आपसे मिलता है। थैंक यू दीपक, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, जितना मुझे पता है मैं कोशिश करता हूँ उतना आपको बताता रहूँ ताकि आपको बेनिफिट रहे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। 9 क्वेश्चन ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय एन इमर्स्ड बॉय, नहीं बॉडी होगा मुझे लगता है यहाँ, इज कॉल्ड। 9वें का आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बोलो, 9 का आंसर बोलो क्या होगा, सी पार्ट बोलो भाई। 9 का आंसर सी पार्ट होगा। अब तो ऐसे क्वेश्चन आपको रट गए हैं ना,
अब मुझे लगता है बायोन्सी पे लगता है एक आध क्लास और होगी, कुछ अच्छे क्वेश्चन और मेरे पास होंगे अगर, तो एक आध क्लास में बायोन्सी और रहेगा, नहीं तो अब हम लोग सीधे मूव करेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो में। अब हम लोग फ्लूइड काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके बाद। 12 से 15 चैप्टर में पढ़ाता हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स में, क्रम से सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, क्रम से सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये जितने क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन ईएससी के हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन गेट के हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन जेई के हैं, एई के हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन जेई के हैं। ये पूरा ना बंच बना के लाता हूं मैं आपके लिए, हर तरह के क्वेश्चंस का जो समूह है, जो समुच्चय है, वो आपको देता हूं। आपको फील होता होगा जब आप क्वेश्चन लगाते हो कि लगता होगा अच्छे क्वेश्चन भी हैं, थोड़े डाउन क्वेश्चन भी हैं, कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए लाता हूं, कुछ प्रैक्टिस के लिए लाता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जरा। सर बट सारे न्यूमेरिकल ईएससी के हैं। हाँ, न्यूमेरिकल सारे आईएस के हैं। आईएस के न्यूमेरिकल में आपको एक आज सीक्रेट बताऊं, एक सीक्रेट बता रहा हूं आपको, सीक्रेट क्लास के लास्ट बता रहा हूं सीक्रेट आपको। इस क्वेश्चन को आप लगा ही लोगे, इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं, सीक्रेट। आज आपको मैं एग्जाम क्रैक करने का एक ऐसा सीक्रेट बता रहा हूं ना कि आप ना बहुत कुछ लगाते रहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा कि आप सिर्फ वही लगाइए और कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। देखिए, इसका सी पार्ट होगा, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। यही तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है ना। मैं आपको एक बता रहा हूं क्वेश्चन लगाने कौन से हैं। आप हमेशा पूछते हो ना बुक कौन सी पढ़ें। देखो, मैकेनिकल वाले पूछते रहते हैं हमेशा, मैकेनिकल वाले बच्चे हमेशा पूछते रहते हैं कि सर बुक कौन सी पढ़ें। अभी मेरे वीडियो पे भी कमेंट आता रहता है, सर बुक कौन सी पढ़ें। आज चूंकि क्वेश्चंस कम हैं और समय है 5 मिनट, में बता दे रहा हूं बुक्स कौन सी पढ़नी है आपको, मैकेनिकल वालों को कौन सी पढ़नी है और साथ ही साथ सिविल वालों को कौन सी पढ़नी है। कौन सी बुक पढ़नी है, पहले मैकेनिकल से शुरू करता हूं। मैकेनिकल में कौन कौन सी किताबों के नाम तुम लोगों ने सुन रखा होगा, मुझे पता है। एक सुना होगा आर.एस. खुरमी, एक सुना होगा आर.के. जैन, एक सुना होगा डी.एस. कुमार। ये तीनों बुक बहुत पॉपुलर है मैकेनिकल में। इसके अलावा आपने कौन सा सुना होगा, इसके अलावा आपने कौन सा सुना होगा, अलग अलग पेज पे समझाता हूं तब पकड़ में आएगा। इसके अलावा मैकेनिकल में आपने सुना होगा बहुत सारे अदर पब्लिकेशन हैं, जैसे यूथ पब्लिकेशन है, जैसे जीके पब्लिकेशन है, एटसेट्रा, जिसमें से ये बुक तो बहुत पॉपुलर है, वेरी पॉपुलर। ये बुक भी बहुत पॉपुलर है, सुना है ना, आर.एस. खुरमी, आर.के. जैन। क्या आपको इसमें से कोई बुक पढ़नी चाहिए? पहली चीज तो कोई बुक खराब नहीं होती है, मैं ये नहीं कहूंगा कोई बुक, ये बुक मत पढ़िए। लेकिन अगर आप बहुत कम समय में प्रिपरेशन कर रहे हैं, साल भर का समय है, तो आपको सही किताबों का तलाश करना, सही किताबों का चुनाव करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने किताबें सही नहीं चुनी हैं तो निश्चित रूप से आप फेल कर जाएंगे। देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे इन सारे बुक का रिव्यू, तो मेरे हिसाब से ये किताब बहुत बेसिक किताब है। इसको पढ़ करके आप एग्जाम क्रैक करना बहुत मुश्किल है। आर.के. जैन में बहुत सारे आंसर गलत दिए हैं। डी.एस. कुमार इज गुड बुक, डी.एस. कुमार किताब अच्छी है, इनमें ईएस के भी क्वेश्चन हैं, गेट के भी क्वेश्चन हैं, इसमें है, इट्स अ गुड बुक। लोकल पब्लिकेशन के जो बुक्स हैं उनमें बहुत सारे आंसर गलत होते हैं। हाँ, उनसे एक फायदा है कि प्रैक्टिस हो जाता है, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो नो डाउट आप इसमें से कोई बुक फॉलो करिए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कोई किताब फॉलो मत करिए, इसमें से किसी बुक को नहीं फॉलो करना है। फिर करना क्या है, जेई बनेंगे कैसे, एई बनेंगे कैसे,
पहला काम करना है कि ESE इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के जो प्री एग्जाम होता है, प्री एग्जाम कन्वेंशनल का नहीं, प्री वाला ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है इसका कंप्लीट PYQs लगा लीजिए आप। क्या लगाएंगे? कंप्लीट PYQs लगा डालिए, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके लगा लीजिए। अब जब आप लगाओगे ना तो कुछ क्वेश्चन ऐसे खुद ही आपको समझ में आएंगे कि ये नहीं लगाना है आपके। तो अगर आप 90% भी लगा ले रहे हो तो यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन। बात समझ में आया ना? तो पहला काम ये करो, क्योंकि देखो अब एग्जामिनेशन का लेवल भी बढ़ गया है। अब वो जमाना निकल गया जब RS खुरमी और आप RK जैन लगा के पास कर सकते थे। तो पहला काम आप एक करिए कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, IAS के सारे क्वेश्चंस लगाइए और उन्हें समझ के लगाइए, रटिए मत। और कोई भी किताब ना एक बार मत पढ़िए कि आपने RK जैन भी पढ़ ली, आपने RS खुरमी भी पढ़ ली, DS कुमार भी पढ़ ली, यूथ भी पढ़ ली, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया। ऐसा मत करिए। एक ही किताब के क्वेश्चन लगाइए, बार बार लगाइए। ईच एंड एवरी टाइम यू विल गेट अ डिफरेंट अप्रोच इनसाइड अ क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन को देखने का तरीका आपका बदलेगा। इसको तो हम ऐसे भी लगा सकते थे, इसको तो हम ऐसे भी सोच सकते थे। तो ये मैकेनिकल की स्थिति है। सेम बात मैं कहूंगा सिविल वाले बच्चों के लिए भी, सेम चीज मैं कहूंगा सिविल के बच्चों के लिए भी। एक क्वेश्चन और लगा लो, 11वां क्वेश्चन है, ठीक है ना? क्या है? बायोंसी फोर्स किस पे डिपेंड करता है? बोलो भाई, किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस पे। अभी आपने किया ये। सेम चीज मैं कहूंगा सिविल के बच्चों के लिए भी। सिविल में भी कई किताबें बड़ी पॉपुलर हैं। एक तो RS खुरमी पॉपुलर है बड़ी, एक तो सिविल वालों की बिल्कुल मक्का मदीना है, कौन सी? गुप्ता एंड गुप्ता। इसके अलावा एक शायद R एगोर करके कोई बुक आती है। इस तरह की कई सारी किताबें हैं। मैं ये नहीं कह रहा किताबें खराब हैं, किताबें अच्छी हैं, नो डाउट अच्छी हैं, आप लगाओगे प्रैक्टिस के लिए अच्छी चीज़ है। बट इसको छोड़ करके सबसे पहले क्या लगाओगे? ESE के PYQs, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस लगा लो। आप देखोगे ना आपको अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस फील होगा। तो आज समय था थोड़ा सा, तो आपसे बातचीत भी हो गई। उम्मीद कर सकता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि मेरी बातचीत और मेरा पढ़ाया ये कॉन्सेप्ट और मेरे लगवाए क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में लाभप्रद होंगे, आपको फ़ायदा देंगे। मेरी बताई हुई बातें आपके जीवन में फ़ायदा देंगी। इस उम्मीद के साथ आज की क्लास को मैं विराम दूंगा। शिवेन सर स्टूडियो में आ गए हैं, वो अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, कास्टिंग की क्लासेस लेंगे। सिविल के जो बच्चे हैं वो बैठ करके रिवाइज करें, थोड़ा एक ब्रेक ले करके। 3 घंटे की क्लास के बाद आप एक ब्रेक ले सकते हो, चाय वाय पियो, कुरकुरे खाओ, लाई चना खाओ, जो खाते हो आप लोग, और उसके बाद आधे घंटे बाद फिर पढ़ने बैठ जाओ, रिवाइज कर लो कि इतने क्वेश्चंस लगवाए गए तो उन क्वेश्चंस में हमें क्या सीखने को मिला। और मैकेनिकल वालों का अभी ब्रेक नहीं, क्योंकि वो 4 बजे आए हैं तो उन्हें अभी 1 घंटे क्लास और लेनी है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। अभी विदा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।